नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास हमारी चौथी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम राजस्थान का जीके हम कवर कर रहे थे। इस विजय बैच में हम राजस्थान का, मैंने आपको बताया था कि विजय बैच में राजस्थान का पूरा जीके हम कवर करने वाले हैं। और हमने सबसे पहले राजस्थान का जो भूगोल है वहाँ से हमारी क्लासें स्टार्ट की, और उसी क्लास के क्रम में आज की हमारी जो चौथी क्लास रहने वाली है, और आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। यानी इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के जो जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उन सबको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, ताकि अगर आपके आगे आने वाले एग्जाम में अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही सीधा जो पॉइंट टू पॉइंट आपका जो सीधा एग्जाम में प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो और ये क्लासें आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को क्रम से जरूर देखिएगा, और देखने के बाद इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे और उसके बाद रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से आपको याद रह जाएगा। तो आई होप कि जो भी क्लासेस पिछले 4 क्लासें आपने देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस में देखोगे तब जाके आपका जो जीके है वो सारा जो पॉइंट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ रहे थे आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो देख सकते हो कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह में कौन कौन आते हैं। आपके राजस्थान की जो खेड़ी है, आगे रोहिड़े का फूल है, चिंकारा पशु है, राज्य पशु जो ऊँट है, इसके अलावा गोडावन है। आपके गीत में बात की जाए तो केसरिया बालम पधारो ने मारे देश। शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो आपके कथक नृत्य आता है। राज्य नृत्य की बात करूँ तो घूमर नृत्य आता है। खेल की बात करूँ तो बास्केटबॉल है, वो आपको इस पर देखने को मिलता है। अब हम प्रत्येक जो प्रत्येक चिन्ह है उनको प्रॉपर हम डिटेल के साथ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम राज्य वृक्ष खेड़ी के बारे में। राज्य वृक्ष खेड़ी के बारे में बात कर सकता हूँ, कहूँगा कि मैं कि ये इसे राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि इसे राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। और अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम है वो मिलता है आपके प्रोसेपिस सिनेरेरियो। क्या मिलता है? प्रोसेपिस सिनेरेरियो मिलता है। और इसे आपके 31 अक्टूबर 1983 को, यानी 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो घोषित किया था। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखनी है। याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आपको याद रखनी है कि 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को जब विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो खेड़ी वृक्ष है उस पर कैसे गए 50 पैसे का डाक टिकट है वो भी जारी किया गया था। इम्पोर्टेंट है, अब तो आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। यानी कि 5 जून 1988 को, यानी कह सकता हूँ कि लगभग आपकी जब आपके 1983 को घोषित किया तो उसके प्लस 5 साल बाद ही इस पर कह सकता हूँ कि जो 60 पैसे का एक डाक टिकट है वो जारी किया गया था। हमें जो सर्वाधिक जो खेड़ी के जो पेड़ है ना वो हमें शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हमें नागौर में देखने को मिलते हैं। अच्छा, शेखावाटी क्षेत्र तो मैंने कह दिया, पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं तो याद रखना, इसमें आपके देखने को मिलता है चूरू, जो झुंझुनू क्षेत्र है, और सीकर क्षेत्र है ना। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। तो इन क्षेत्रों के अलावा फिर आपके नागौर में भी आपके जो खेड़ी के पेड़ है वो आपके देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सर्वाधिक मात्रा में है ना। बात करूँ कि खेड़ी वृक्ष की जो पूजा है, याद रखिएगा ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भी है कि खेड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो कब की जाती है। तो याद रखना है कि खेड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो की जाती है आपकी विजयदशमी या फिर दशहरे के अवसर पर इसकी जो पूजा है वो आपकी की जाती है। याद रखिएगा कि खेड़ी वृक्ष है उसके नीचे कहते हैं कि गुग्गा जी और झुंझाज बाबा है, यानी जो झुंझाज जी है उनके मंदिर बने होते हैं। क्या याद रखना है कि जो खेड़ी वृक्ष के नीचे कहते हैं कि किसका थान होता है, तो फिर ये आपको बताना है कि गोगा जी का या जो झुंझाजी बाबा जी है उनका आपके घर थान हमें देखने को मिलता है। अगर मैं कहूँ कि खेड़ी की बात करूँ तो खेड़ी की जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपनाम से इसको जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे इसका पंजाबी और हरियाणवी भाषा है या हरियाणी है उसमें आपके झंटे के नाम से जानते हैं। तमिल भाषा है, तमिल भाषा में इसे पैमलो कहते हैं। कन्नड़ भाषा में कहते हैं कि बन्ना बन्नी के नाम से जानते हैं। सिंधी में इसे कहते हैं धोगड़ा कहते हैं। और विष्णु समाज है वो लोग इस वृक्ष को सभी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग समुदाय के द्वारा कहते हैं कि इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो कई बार आपके सीधा ये प्रश्न एग्जाम में पूछ जाता है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही इसको इस जो खेड़ी वृक्ष है इसको स्थानीय भाषा में सिमलो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सिमलो के नाम से जानते हैं। अब इसके जो भाग होते हैं उसको अलग अलग उपनाम से जानते हैं। जैसे जो इसके जो हरे हरे फल होते हैं उसे सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और जब ये सांगरी सूख जाती है तब इसे कहते हैं खोखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखा कहते हैं। और फिर कहूँगा मैं कि जो खेड़ी वृक्ष है उनकी जो पत्तियाँ हैं
उनकी पत्तियों से जो घास बनती है, जो घास है, जो चारा है, उस चारा को कहते हैं लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? लूम के नाम से जानते हैं। तो आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई होप की इतनी बातें सभी जो समझ में आई होगी। अगला है कि इसमें जो खीरी वृक्ष है ना, उसको कहते हैं कीड़ा है, उसका नाम है आपकी सेलेस्ट्रोना है ना। एक तो कीड़ा नाम है सेलेस्ट्रोना, और एक कवक है, फंजाई है, वो आपके गाइकोट्रोमा। कहते हैं ये दोनों जो कीड़े ऐसे कीड़े हैं जो कहते हैं कि इस वृक्ष को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने का काम है वो करते हैं। तो इसका नाम याद रखना कि कई बार पूछा जाता है कि कौन से 2 कीड़े हैं जो कि आपके जो खीरी वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर आपको आंसर बताना है कि एक तो सेलेस्ट्रोना कीड़ा है और एक गाइकोट्रोमा कवक है। वो दोनों कीड़े हैं, वो इनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने कहते हैं खीरी वृक्ष की जो आयु है वो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यानी कहते हैं कि इनके अनुसार कहते हैं खीरी वृक्ष है वो 5000 वर्ष पुराने हैं। और राजस्थान में जो खीरी वृक्ष है वो लगभग कहते हैं कि 1000 से लगाकर 2000 वर्ष पुराने भी माने जाते हैं। कितने? 1000 से लगाकर 2000 वर्ष पुराने। और उसमें भी कहते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसमें राजस्थान में ऐसे 2 ऐसे वृक्ष हैं। कितने? राजस्थान के 2 ऐसे वृक्ष हैं। कितने? 2 वृक्ष जो कहते हैं कि इसकी जो आयु है वो 1000 वर्ष से भी ऊपर है। और वो कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखना है वो आपके मांगलियावास अजमेर है, वहाँ पर देखने को मिलता है। यानी अभी हमने बात करी कि नॉर्मली जो आपके जो खीरी वृक्ष है उनकी जो आयु है वो हमें 5000 वर्ष पुरानी मिलती है वैज्ञानिकों के अनुसार। और राजस्थान में हमें 1000 से लगाकर 2000 वर्ष पुराने जो भी खेड़ी के पेड़ मिले थे। लेकिन वर्तमान में केवल 2 ही ऐसे पेड़ है जो 1000 वर्ष पुराने हैं, और वो दोनों पेड़ हमें मिलते हैं मांगलियावास अजमेर में देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि जब पांडवों ने अज्ञातवास के समय जो अपने अस्त्र शस्त्र है वो भी कहते हैं खेड़ी वृक्ष के नीचे ही छुपाए थे। तो कई बार तो इसमें इस तरह के जो प्रश्न है ना वो कथन के रूप में पूछ ले जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है। याद रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि जब आपके खेड़ी वृक्ष के लिए जो बलिदान दिया था, खेड़ी वृक्ष के लिए जो सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो दिया था आपके 1730 में आपके दिया था अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा इनके द्वारा कहते हैं कि आपके बलिदान दिया गया था। और वो कब दिया गया था? तो कहते हैं कि ये अमृता देवी है, उनके द्वारा ये बलिदान है वो भाद्र शुक्ल दशमी को जोधपुर के जो खिरली गांव है वहाँ पे कहते हैं लगभग 363 लोगों के द्वारा कहते हैं कि इनके जो प्राण त्याग गए थे खेड़ी वृक्ष के लिए। यानी इन्होंने कहा था कि शीश कटे, उनको एक कहावत मिलती है कि शीश कटे रूख बचे तो भी सस्तो जान। क्या कहते हैं कि शीश कटे रूख बचे तो भी सस्तो जान, मतलब कि अगर सिर कट जाए और अगर पेड़ खड़ा रह जाए तो भी कहते हैं कि सस्ता सौदा माना जाता है। वो इसमें कहते हैं कि इसमें प्रचलित कविता है। तो याद रखिएगा कि जब अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1730 में अपने साथ इन्होंने बलिदान दिया था तो अमृता देवी बिश्नोई के साथ कहते हैं कि उनके जो पति थे इनके जो पति थे रामोजी बिश्नोई। कौन थे? रामोजी बिश्नोई थे। और इनकी जो 3 बेटियां थी आशु, भागु और रत्नी। कौन थी? आशु, भागु और रत्नी 3 इनकी पुत्रियां थी। उनके द्वारा कहते हैं साथ और सब मिलकर कहते हैं 363 लोगों के द्वारा आपके खेड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दिया गया था। ठीक है। यानी इस बलिदान के समय और जब ये बलिदान हुआ उस समय जोधपुर के शासक थे आपके अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह थे। और कहते हैं कि अभय सिंह ने अपने कहते हैं महल के लिए कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए जो हाकिम उनके मंत्री थे हाकिम गिरधरदास। कौन थे? हाकिम गिरधरदास भंडारी थे। उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और खेड़ी अब जो पास वाला जो गांव है उन गांव से कहते हैं लकड़ियाँ काट के लाओ। और जब ये हाकिम गिरधरदास है वो खिरली गांव में गया, उनको खेड़ी वृक्ष दिखे तो उनकी और जब वो लकड़ियाँ काटनी शुरू करी तब कहते हैं कि जो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ जो कहते हैं 363 लोग हैं वो आए और आपको कह रहे हैं खेड़ी वृक्ष को काटने से मना कर दिया, लेकिन कटवाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो कहते हैं कि ये सभी जो लोग हैं वो खेड़ी वृक्ष है उस वृक्ष से चारों ओर कहते हैं आपके लिपट कर खड़े हो गए। और फिर भी और बोला कि या तो हमें मार दीजिए तो ही आप इसको वृक्ष को काट सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहते हैं कि इनके सर काटे और काटने के बाद फिर भी इस वृक्ष को काटा था। तो कहते हैं सबसे बड़ा बलिदान है वो इस खिरली गांव में आपके हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये बलिदान हुआ था इस बलिदान को शाखा या खड़ाना के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? शाखा या खड़ाना के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कारण कहते हैं कि जो 12 सितंबर है उस 12 सितंबर को खेड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि खेड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो ये दिवस है वो मनाया जाता है 12 सितंबर को। और पहली बार जो मनाया गया था 12 सितंबर 1978 को, यानी 1978 को पहली बार ये दिवस है वो मनाया गया था। और इसी
खेड़ली दिवस जो ये दिवस बनाया गया। और उसके बाद कहते हैं कि इसके क्षेत्र में आपके यानी कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक पुरस्कार भी दिया जाता है, वो दिया जाता है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। क्या दिया जाता है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार की जो शुरुआत है वो भी 1974 में हुई। कब हुई थी? और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1974 में। और जब इस पुरस्कार के तहत आपके जो कोई संस्था काम करती है तो उसको 50,000 रुपये आपकी राशि दी जाती है। और किसी व्यक्तिगत रूप से काम किया जाता है, यानी एक पर्सनल व्यक्ति होता है, तो उसको कहते हैं कि 25,000 रुपये वो आपकी राशि है वो दी जाती है। और इस पुरस्कार को पाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था आपके गंगाराम बिश्नोई। कौन था? गंगाराम बिश्नोई, जिसका संबंध आपके पाली जिले से, कहाँ से? पाली जिले से इसका संबंध आपके रहने वाला है। अगला है कि राजस्थान सरकार ने कहते हैं राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम है, राज्य जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसका नाम क्या रखा? अमृता देवी वन्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड रखा। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑपरेशन जो खेड़ा है वो भी खेड़ी से संबंधित है। और इसकी शुरुआत है वो 1971 को की गई थी। और 71 को की गई थी। और अगला है कि वैज्ञानिक नाम के जनक, यानी आपने जो देखा होगा कि जैसे खेड़ी का नाम है वो आपके प्रोसेपिस सिनेरियो मिलता है। आपके जो रोहिड़ा पुष्प है उसका नाम टिकोमेला अंडुलेटा मिलता है। तो जो वैज्ञानिक नाम है ना, उस नाम के जन्मदाता अगर मान लो कई बार पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा जो वैज्ञानिक नाम के जन्मदाता है वो मिलते हैं आपके कैरोलस लिनियस। यानी इनके द्वारा ही कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा इनके द्वारा ही कहते हैं कि इंसानों के, जानवरों के, पेड़ पौधों के, सभी के जो वैज्ञानिक नाम है वो दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रतीक आता है आपके रोहिड़ा का पुष्प। रोहिड़े का फूल है, इसको आपके रोहिड़े के फूल को आपका राज्य पुष्प है वो बनाया था 31 अक्टूबर। कब बनाया था? 31 अक्टूबर 1983 को बनाया गया था। इसे आपके मरुशोभा राजस्थान का सागवान के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इसे राजस्थान का सागवान, कई बार होता है कन्फ्यूज में लोग, राजस्थान का सागवान है वो खेड़ी को कर देते हैं। तो खेड़ी को नहीं करके आपको किसको करना है? तो रोहिड़ा को करना है। ठीक है, इसका नाम अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम मिलता है आपके टिकोमेला अंडुलेटा। क्या मिलता है? टिकोमेला अंडुलेटा है वो इसका वैज्ञानिक नाम है आपके मिलता है। और ये सर्वाधिक हमें जो रोहिड़े के जो पुष्प है वो हमें पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और बात की जाए इसके पुष्प है वो लगभग आपके मार्च लगाकर अप्रैल महीने में कहते हैं मार्च में और अप्रैल में खिलते हैं। और इसका रंग है हमें केसरिया या हिरमिच रंग देखने को मिलता है। कैसा? केसरिया या हिरमिच रंग है वो हमें देखने को मिलता है। और साथ ही जो रोहिड़ा है उसको कहते हैं कि मारवाड़ की टिक के नाम से भी जानते हैं। जो सारी जो उपनाम है, जो सभी बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी और आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई अब मैं बात हमारे राज्य पुष्प के बारे में। अब बात करूँ पशु के बारे में, तो पशु में दो मिलते हैं, एक मिलता है चिंकारा और एक मिलता है ऊँट। अब राजस्थान के दो श्रेणी है, एक तो है जंगली पशु श्रेणी जिसमें हमें चिंकारा को शामिल किया गया है, और पालतू श्रेणी है उसमें ऊँट को शामिल किया गया है। किसको? ऊँट को शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम चिंकारा के बारे में। तो मैं कह सकता हूँ कि चिंकारा को आपके राज्य पशु है वो बनाया था 1981 को बनाया गया था। कहते हैं कि ये एक आपके एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। किस प्रजाति का है? तो याद रखिएगा एंटीलोप प्रजाति का है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम मिलता है हमें गजेला बनेट्टी। क्या मिलता है? गजेला बनेट्टी मिलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं छोटा हिरण होता है। क्या होता है? इसे छोटा हिरण के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही चिंकारों के लिए जो प्रसिद्ध जो स्थल है वो है आपके नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है वो में सर्वाधिक है वो आपके मरु भाग में देखने को मिलता है। मरु भाग मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे सर्वाधिक हमें देखने को चिंकारा हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि जो चिंकारा ये तो इसका नाम मिलता है चिंकारा। क्या मिलता है? चिंकारा। क्या मिलता है? चिंकारा। और एक आता है आपके चिकारा। क्या आता है? चिकारा। याद रखिएगा चिंकारा है वो तो आपके राज्य पशु है, जबकि चिकारा है वो है आपके एक प्रकार से तत्ववादी यंत्र भी आपके सामने आता है। तो याद रखिएगा कि इसका नाम किससे मिलता जुलता है? तो एक तत्ववादी यंत्र है उससे भी नाम मिलता जुलता हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे आपकी अगला राज्य पशु है आपके ऊँट आता है, जो आपके कहते हैं पालतू से। मैंने बताया कि आपको इसको पालतू श्रेणी में लिया गया है, पालतू श्रेणी में लिया गया है। और इसको कहते हैं कि आपके जो दर्जा है, आपके राज्य पशु का दर्जा है वो 30 जून 2014 को मिला था। कब मिला था? 30 जून 2014 को। लेकिन इसकी जो घोषणा है वो घोषणा हुई तो आपके 19 सितंबर 2014 को, यानी 30 जून को तो बना दिया गया और 19 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा करी थी, और वो करी थी आपके बीकानेर से आपके इसकी घोषणा करी थी। ठीक है, सर्वाधिक जो ऊँटों वाला क्षेत्र है एक और सा है तो याद रखिएगा बाड़मेर क्षेत्र है वो सर्वाधिक ऊँटों वाला क्षेत्र माना जाता है। और सबसे कम ऊँट है हमें देखने को मिलते हैं वो प्रतापगढ़ में हमें देखने को मिलते हैं। बात करो ऊँट की, तो ऊँट की बहुत सारी जो नस्लें है वो हमें देखने को मिलती है। तो कई बार नस्ल से प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऊँट की कौन कौन सी नस्ल है। तो एक तो है आपके गोमट। कौन सी है? गोमट है। एक नाचना है।
गुम्मट है, एक नाचना है। यह देखिए कि नाचना नाम की एक ऊँट की नस्ल भी है और नाचना नाम का आपके जैसलमेर में एक स्थल भी है ना। जैसलमेर में इस नाम का एक स्थल भी देखने को अब शहर देखने को मिलता है। अगला है आपके जैसलमेरी ऊँट है, फिर अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी, ये सारे हैं जो हमें ऊँट की नस्ल है वो की जानकारी हमें देते हैं। और साथ ही राजस्थान में जो सबसे पहले ऊँट को लाने का श्रेय है वो हमें जो लोक देवता है पाबू जी है उनको जाता है। सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है तो लोक देवता पाबू जी को जाता है। साथ ही कहते हैं ऊँट को जो पालने वाली जो जाति है वो होती है आपके रेबाई जाति। कौन थी है? रेबाई जाति है वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये देखने को सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है कि ऊँट की जो खाल है, ऊँट की जो खाल पर की जाने वाली जो कलाकारी है उसे उस्ता कला के नाम से जानते हैं। कहाँ से? कौन सी कला? तो उस्ता कला के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि इसको उस्ता कला के नाम से जानते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट है कि ऊँट की खाल से जो एक पात्र बनाया जाता है, एक बर्तन बनाया जाता है जिसमें कहते हैं कि जो पानी ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है, इसे कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इसे कॉफ़ी के नाम से भी जानते हैं। तो दो चीज़ें मैंने बताई, क्या क्या? एक तो ऊँट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसका नाम मिलता है हमें उस्ता कला मिलता है, और एक मिलता है कि ऊँट की खाल है उससे जो ठंडे पानी का जो आपके बर्तन बनाया जाता है, जल पात्र बनाया जाता है, उसे आपके कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। दोनों बात है आपकी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। साथ ही बात करूँ ऊँटनी की बात करूँ तो ऊँटनी का जो दूध है ना, वहाँ पे ऊँटनी का दूध अपने आप में विटामिन सी में जिसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा कि जो बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी है, कौन सी है? उर्मुल डेयरी है, वो भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह सकता हूँ मैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो उर्मुल डेयरी है, कहाँ पे है? उर्मुल डेयरी जो हमें देखने को मिलती है बीकानेर में। कहाँ पे मिलती है? बीकानेर में। ये कहते हैं कि पूरे भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसमें साथ ही याद रखिएगा कि जो घोरबंद है वो राजस्थान की ऊँट श्रृंगार का गीत है। यानी जब व्यक्ति ऊँटों का श्रृंगार करता है, ऊँट को सजाता है, तो उस समय एक व्यक्ति है वो गीत गाता है। क्या गाता है? गीत गाता है। और उस गीत का नाम क्या मिलता है? घोरबंद। क्या नाम मिलता है? घोरबंद मिलता है। इसके अलावा क्या याद रखिएगा कि ऊँट की नाक में जो डाले जाने वाली ऊँट की नाक है उसमें डाली जाने वाली लकड़ी होती है ना, लकड़ी का जो आभूषण होता है उस आभूषण को कहते हैं गिरबान। क्या कहते हैं? गिरबान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। याद रखिएगा कि गंगा सिंह ने कहते हैं कि पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नामक जो नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी। क्या नाम है? ऊँटों की सेना बनाई थी। कौन सेना थी? गंगा रिसाला। किसने बनाई थी? तो गंगा सिंह के द्वारा बनाई गई थी, जिसके पराक्रम को कहते हैं कि देखते हुए बाद में कहते हैं BSF में भी इसे शामिल किया गया था। किसमें? BSF में, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारतीय सेना है, उसमें भी इसे शामिल किया गया था। और याद रखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के नाम से भी घोषित किया है। ऊँटों के लिए आपके जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो घोषित किया आपके वर्ष 2024 को घोषित किया था। ठीक है, तो ये तो सारी बात हुई हमारे ऊँट के बारे में। अगला हमारे प्रतीक चिन्ह आता है आपके राज्य पक्षी, जिसका नाम मिलता है हमें गोडावन मिलता है। गोडावन को आपके राज्य पक्षी है वो बनाया था आपके 1981 को आपके राज्य पक्षी के रूप में बनाया था। इस पक्षी को आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। इसके अलावा माल मोरडी या सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सारे उपनाम है तो कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके नाम की बात की जाए वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम मिलता है आपके के एरियोटिस नाइग्रिसेप्स। कौन से मिलता है? एरियोटिस नाइग्रिसेप्स है वो इनका वैज्ञानिक नाम हमें देखने को मिलता है। बात करूँ गोडावन को, तो गोडावन को कहते हैं कि सारंग, फुकना, तुगदर, बड़ा तिलोर आदि इनके नाम से भी कहते हैं कि जो जाना जाता है। और हार्डोती क्षेत्र है, इसमें कहते हैं इसे माल मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। गोडावन पक्षी है वो मोस्टली हमें राजस्थान के 3 जिलों में सवारी देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? एक तो आपके मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र है उसमें मरु उद्यान है, वहाँ देखने को मिलता है। एक मिलता है हमें सौसन बारा में देखने को मिलता है, और एक मिलता है हमें सौकलिया अजमेर है, वहाँ पे मोस्टली हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि गोडावन की जो प्रजनन है, गोडावन के प्रजनन के लिए जोधपुर में एक जंतुआलय है वो भी बनाया गया, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही गोडावन इनके जो प्रजनन का समय बताया जाता है वो मिलता है हमें अक्टूबर से नवंबर। कौन सा मिलता है? अक्टूबर से नवंबर। और मोस्टली इंपॉर्टेंट बात मिलती है कि जो मूल रूप से कहाँ का जो पक्षी है, तो याद रखिएगा ये अफ्रीका का पक्षी देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये मोस्टली आपके कहते हैं कहाँ का पक्षी है, तो आपके अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का है? अफ्रीका का ये पक्षी है।
कहते हैं कि इसका ऊपरी भाग है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4 फीट की इसकी ऊंचाई होती है। इनका जो प्रिय भोजन मिलता है वो मतलब मिलता है हमें मूंगफली और तारा मीरा मिलता है। कौन सा मूंगफली और तारा मीरा है उसका मुख्य भोजन मिलता है। और ये गोडावन है वो राजस्थान के अलावा हमें गुजरात में भी देखने को मिलता है। सारी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। और फिर याद रखिएगा कि जो IUCN है उनके द्वारा कहते हैं कि जो इनके द्वारा एक रेड डेटा बुक है वो प्रकाशित की जाती है। और इस बुक में कहते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 है, वहाँ पे कहते हैं कि जो संकट, मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि एक IUCN है, एक IUCN संस्थान है, उन संस्थान के द्वारा आपके रेड डेटा बुक है वो प्रकाशित की जाती है। उस रेड डेटा प्रकाशित बुक है उसमें अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। जैसे कुछ ऐसे जंतु है जो विलुप्त हो चुके हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार में है, किसको बचाया जा सकता है, किसको बचाया नहीं जा सकता है ना। ऐसे पूरे आपका जो डेटा है वो आपके होता है। तो उसमें आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 है, उसमें आपके एक जो श्रेणी है आपके गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, मतलब कि बहुत जल्द अगर उसको संरक्षण नहीं दिया जाए तो बहुत जल्द आपके पूरी की पूरी प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी। तो उस श्रेणी में आपके जो गोडावन पक्षी है उस गोडावन पक्षी को रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है आपका राज्य गीत मिलता है हमें केसरिया बालम आवोनी पधारो देश, आओ नहीं हमारे पधारो देश है वो हमें मिलता है आपके राजस्थान का राज्य गीत। कहते हैं कि इसको सर्वप्रथम है उदयपुर की जो मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। उदयपुर की जो मांगी बाई है उनके द्वारा सबसे पहले गाया गया था। और इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो ख्याति है वो दिलाई थी आपकी बीकानेर की जो अल्लाह जिला बाई है उनके द्वारा। कहते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से कहते हैं कि प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था। इसी कारण कहते हैं अल्लाह जिला बाई है, इनको मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गीत है वो एक प्रकार से मांड गायिकी का गीत है। मांड गायिका क्या, या फिर कह सकता हूँ कि विरह गीत है। विरह गीत कौन सा है, विरह गीत या मांड गायिका का गीत हमें देखने को मिलता है। और इसको संरक्षण देने का कार्य है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया जाता है। संरक्षण देने का कार्य है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था, क्योंकि पहली बार जो ये अल्लाह जिला बाई ने सर्वप्रथम ये जो गीत है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है उनके दरबार में सबसे पहले गीत गाया था। और बाद में कहते हैं इन्होंने इस गीत को संरक्षण देने का कार्य भी किया था। राजस्थान का अगर बात करूँ राजस्थान के राज्य नृत्य के बारे में तो वो मिलता है हमें घूमर मिलता है। क्या मिलता है, घूमर। कह सकता हूँ कि घूमर है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन कह सकता हूँ कि इसे पुरुष रस प्रधान नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, नृत्यों की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट बात आता है कि जिस नृत्य में महिला है वो कुल मिला के 8 स्टेप में ये नृत्य है वो करती है। और इस 8 स्टेप को सवाई के नाम से जानते हैं। क्या नाम से कहते हैं, सवाई के नाम से जानते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप मिलता है आपके कथक मिलता है। क्या मिलता है, कथक मिलता है। कथक कहते हैं कि आपके उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य माना जाता है। उत्तरी भारत है उसका प्रमुख नृत्य है वो माना जाता है। और इसका मुख्य घराना है वो भारत में आप कौन सा मिलता है, लखनऊ। जबकि अगर राजस्थान की पूछा जाए तो राजस्थान में मिलता है आपके जयपुर घराना है वो मिलता है। और इसके जन्मदाता बात की जाए कथक की तो वो मिलता है आपके भानुजी महाराज है, वो आपके आपकी जो कथक नृत्य है उसके जो जन्मदाता माना जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास कि राजस्थान का राज्य खेल जो कि आपके बास्केटबॉल मिलता है। इस बास्केटबॉल की बात करूँ तो इसको जो राज्य खेल का दर्जा है वो आपके 1948 को दिया गया था। कब दिया था, 1948 को दिया गया था। कहते हैं कि इसमें जो 5-5 लोगों की जो 2 टीमें होती हैं, 5-5 लोगों की 2 टीम होती है। और इसको जो नियंत्रित करने की जो संस्था होती है वो होती है आपके अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी फीबा है, वो इसकी जो संस्था है वो आपकी होती है। तो ये आप बास्केटबॉल के बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला है हमारे पास शुभंकर। ये तो सारे जो प्रतीक हमने पढ़ लिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि शुभंकर भी हमें देखने को मिलता है, शुभंकर देखने को मिलता है। और कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शुभंकर सबसे पहले होता क्या है तो हम वो जानेंगे कि हर जिले को अब तक किसी न किसी वन्य जीव के नाम से जाना जाता है। यानी हर जिले के लिए एक शुभंकर है वो बनाए गए हैं। और हर जिले की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो इस तरह के जो शुभंकर बनाए गए हैं उसको सुरक्षा दे, उसको बचाने का जो प्रयास है वो करे, बचाने का प्रयास है वो करे। सरकारी कागज़ पर भी कहते हैं कि उन जो और जिस जिले का सरकारी कागज़ है उस कागज़ पर भी कहते हैं कि उनके वन्य जीव के लोगो है उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके, उसको अधिक से अधिक सुरक्षा दी जा सके। अगर वो विलुप्त हो रहा है तो उसको बचाया जा सके। ठीक है, और कहते हैं कि जब जिलेवार जो शुभंकर है वो बांटे गए थे 2015 में। कब बांटे गए थे, 2015 में बांटे गए थे। और वो बांटे गए थे आपके 33 जिलों के हिसाब से, जो 33 शुभंकर है वो बांटे गए थे। लेकिन जब वापस जो जिलों का पुनर्गठन हुआ और वर्तमान जानते हो कि आपके 41 जिले, लेकिन अब 41 जिलों के हिसाब से शुभंकर आपके नहीं है। वैसे आपके आने वाले समय में हो जाएगा घोषित, लेकिन अभी वर्तमान में केवल 33 जिलों के हिसाब से ही शुभंकर दे रखे हैं।
तो अब हम जानेंगे कि आपके जो प्रत्येक जिले हैं, हर एक जिले के अनुसार आपको शुभंकर है वो देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से, जैसे मैं कह सकता हूँ कि अजमेर है, अजमेर का है आपके खड़मोर, अलवर का मिलता है सांबर, बांसवाड़ा का मिलता है आपके बांसवाड़ा का मिलता है हमें जलपीप, बारा का है मगर, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, भरतपुर का मिलता है सारस, भीलवाड़ा का है मोर, बीकानेर का है भटतितर, बूंदी का मिलता है सुरखाब, चित्तौड़ का मिलता है चौसिंगा, चूरू का है काला हिरण, दौसा का मिलता है खरगोश, धौलपुर का मिलता है पंछीरा, डूंगरपुर का है जंगली धोक, हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला और झुंझुनू का मिलता है काला तितर। ये सारे हैं जो हमें शुभंकर देखने को मिलते हैं आपके अलग अलग जिले के बारे में। वही अगर नेक्स्ट बात करूँ कि आपकी जयपुर का देखने को मिलता है आपके चीतल, जैसलमेर का है गोडावन, जालोर का देखने को मिलता है भालू, झालावाड़ का देखने को मिलता है हमें आपके गागरोनी तोता है ना, जोधपुर का मिलता है कुर्जा, करौली का है घड़ियाल, कोटा का देखने को मिलता है उदबिला, नागौर का है राजहंस, पाली का है तेंदुआ, राजसमंद का है भेड़िया, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का है बाघ, गंगानगर का है चिंकारा, सीकर का है साहिल, सिरोही का है जंगली मुर्गा और टोंक का है हंस और लास्ट में उदयपुर का हमें देखने को मिलता है बिज्जू मिलता है। तो ये सारे जो शुभंकर है मैंने हर जिले के बाद आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और 2-4 बार पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है हम यही रखेंगे, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से राजस्थान के सारे जो प्रत्येक चीज़ है उनको अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ा है। और मैं कह सकता हूँ कि अब कोई प्रश्न अगर आता है तो इस क्लास से बाहर आपकी नहीं जाएगा। और जैसा कि आपने क्लास देखी होगी तो आपको क्लास की जो इसमें जो कंटेंट है वो कितना बेहतर दिया गया है वो आपने देखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही पिछली क्लास है वो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और भी जो हर क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।